नमस्कार दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। बेहद खास कार्यक्रम का वक्त हो चुका है। आंकड़े हमारे, फैसला आपका। और आज मैं बात करने वाली हूं मिडिल ईस्ट की। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध अब ऐसे मोड़ पर है जहां पूरी दुनिया की चिंता लगातार बढ़ रही है। आपको बताएं, अमेरिका और इजराइल के सैन्य अभियानों के बावजूद युद्ध का दूसरा दौर जारी है। ईरान पीछे हटने को संकेत नहीं दे रहा। क्षेत्र में लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा है। ऊर्जा आपूर्ति पर बढ़ता दबाव है और समुद्री मार्गों पर तनाव ने वैश्विक अस्थिरता की आशंकाओं को और बढ़ा दिया है। अब इसी बीच एक सवाल बार बार उठ रहा है, अगर हालात और बिगड़ते हैं तो क्या अमेरिका कभी परमाणु हथियार जैसे चरम विकल्प पर विचार कर सकता है? और क्या ट्रंप एटम बम के दम पर ही ईरान पर विजय पा सकते हैं? अब ये सवाल आप सोच रहे होंगे हम क्यों बोल रहे हैं। ये सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि ईरान के खिलाफ ट्रंप की सारी रणनीति फेल साबित हो गई। हालांकि अमेरिका ने पूरे तेहरान पर मिसाइल से प्रहार शुरू कर दिया है, बावजूद इसके ईरान में सत्ता बदलना मुश्किल हो रहा है। कट्टरपंथी हाथों में सत्ता आज भी काबिज है, जो ट्रंप की सुनने वाला नहीं है। लेकिन परमाणु हथियारों का नाम आते ही दुनिया हिरोशिमा और नागासाकी की त्रासदी को याद करने लगती है। परमाणु हथियार सिर्फ युद्ध का साधन नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़े खतरे में से एक है। अब उनके इस्तेमाल का असर केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सकता है। आज दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, बल्कि यह है कि क्या वैश्विक शक्तियां टकराव को कूटनीति के जरिए रोक पाएंगी। क्योंकि यदि किसी भी संघर्ष में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है दर्शकों, तो उसका असर सिर्फ सीमाओं में कैद नहीं रहेगा। मिडिल ईस्ट से उठी चिंगारी पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है। अब ऐसे में हर बयान, हर सैन्य कदम, हर कूटनीतिक पहल पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। और क्या अब अमेरिका एटम की तैयारी कर रहा है? खबर क्या है ये भी हमने आपको बता दी। और अब चलिए, इंडिया न्यूज ने तमाम सर्वे में सवाल पूछा है, आम जनता का क्या कुछ रिएक्शन है आपको स्क्रीन पर बताते हैं। चलिए, सर्वे में हमने पहला सवाल दर्शकों से पूछा, क्या ईरान पर एटम बम गिराकर ही जीत हासिल कर सकते हैं ट्रंप? इस पर देखिए फटाफट से आंकड़े में क्या कुछ जनता ने कहा। हाँ, यही आखिरी रास्ता है, ओनली 10%। 42% नहीं, दूसरा विकल्प भी है, यानी कि दूसरा ऑप्शन भी ट्रंप के पास है। 46% कूटनीति से हल निकल सकता है और 2% कुछ कह नहीं सकते हैं। ये रहा हमारा सर्वे का नंबर 1 सवाल। सवाल नंबर 2 पर आते चलिए। हमने दूसरा सवाल पूछा कि क्या ईरान के खिलाफ ट्रंप की बाकी रणनीति धाराशायी हो चुकी है? ये देखिए महत्वपूर्ण सवाल है, इससे पता लगेगा कि ट्रंप को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं। देखिए आंकड़े फटाफट से। 33% लोगों ने कहा हाँ, रणनीति विफल दिख रही है। 23% नहीं, अभी कोई विकल्प बाकी है। ऑन द अदर हैंड 33% लोगों ने कहा युद्ध अभी निर्णायक मोड़ पर नहीं है और 11% लोगों ने कहा कुछ कह नहीं सकते। ये रहा सर्वे नंबर 2, हमारा सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 पर चलिए मैं आती हूं। हमने तीसरा सवाल दर्शकों को पूछा कि क्या किसी भी परिस्थिति में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल उचित है? ये तो आम जनमानस से जुड़ा हमने सवाल किया है। इस पर देखिए जनता ने क्या कुछ रिएक्ट किया। देखिए 16% हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। 50% दिस इज नॉट गुड, उचित नहीं है। नेक्स्ट 33% केवल अंतिम विकल्प के रूप में और 1% लोगों ने कहा कुछ हम कह नहीं सकते। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 4, क्या आपको लगता है कि बड़े देश को संयम बरतना चाहिए? बड़ा देश है अमेरिका, देखिए सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो इस पर जनता ने रिएक्ट किया है 60%। हर हाल में संयम जरूरी नहीं, ताकत का जवाब ताकत है। 10% लोगों ने माना। 28% हालत के हिसाब से फैसला हो और 2% लोगों ने कहा कुछ कह नहीं सकते हैं। ये हमने सर्वे में तमाम सवाल पूछा है। एक और सवाल हमने पूछा है, सवाल नंबर 5, क्या दुनिया आज भी परमाणु युद्ध के खतरे से घिरी हुई है? इस पर देखिए जनता ने क्या कुछ रिएक्ट किया है। जनता ने आंकड़ों के जरिए दर्शकों को जवाब दिया है। 66% हाँ, लगातार खतरा बढ़ रहा है। 23% ऐसी आशंका कम है। 10% क्षेत्रीय तनाव तक सीमित है और 1% कुछ कह नहीं सकते। और देखिए आज की चर्चा हमारी बेहद खास है। अमेरिका की सारी रणनीति क्या फेल हो गई? और चलिए बेहद खास मेहमान मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ चुके हैं।
मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर सर रक्षा विशेषज्ञ रहे हैं। बहुत स्वागत राजन सर आपका। श्रुति दास गुप्ता जी विदेश मामलों की जानकार, शी इज फॉरेन एक्सपर्ट, आपका भी श्रुति दास जी बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों खास मेहमानों का। मेजर साहब देखिए, पहला सवाल मैं आपसे ही पूछना चाहती हूं, ये तो वाकई है सर कि ट्रंप की रणनीति स्ट्रैटेजी इज टोटली फेल। अगर फेल नहीं हुई होती तो बहुत पहले ये विजय पा लेते। तो अब क्या विकल्प लग रहा है सर? क्या एटम बम की तैयारी हो रही है? क्या कहेंगे सर? ओके श्रुति जी, एक तो मैं आपको एक छोटा सा करेक्शन देना मांगता हूँ। मेजर नहीं है, मेजर जनरल है, तो थोड़ा आप जी सर, इसको सॉरी। रैंक आर्मी का थोड़ा इसको ध्यान रखिए। और ये जो हमारी इस को पैनलिस्ट है, शी इज ऑल्सो फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, तो इसको शी अंडरस्टैंड्स। जी जी तो जी सर, माफी चाहूंगी। तो हाँ। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूक्लियर, हम्म। ये आपको समझना पड़ेगा। जब हिरोशिमा, इसको नागासाकी में अटैक हुआ था 1945 में, न्यूक्लियर अटैक हुआ था, उस टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स वाज द ओनली न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड। ना तो रशिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब था, ना तो चाइना के पास था, ना तो किसी भी कंट्रीज के पास था। आज स्थिति डिफरेंट है, बिकॉज न्यूक्लियर जो आपका ऑप्शन होता है वो एक डेटरेंस होता है। एक डेटरेंस के लिए आप अपने आप को न्यूक्लियर बनाते हैं कि लोग आपके साथ छेड़छाड़ ना करें, जी। ज्यादा हम्म। छेड़छाड़ ना करें। तो यू सी आज की डेट में आपके पास 9 न्यूक्लियर कंट्रीज हैं। हम्म। और खास तौर पे अगर मैं ईरान के संदर्भ में बात करूं तो आपके पास रशिया है, चाइना है और नॉर्थ कोरिया है। जी। तो ये 3 कंट्रीज जो है ये आपकी जो ईरान की सपोर्ट में है इस लड़ाई में। दूसरा है कि रशिया प्रेसिडेंट ने, अगर आपने गौर किया होगा कुछ महीने पहले, पुतिन ने एक स्टेटमेंट निकाली थी कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स एक न्यूक्लियर ऑप्शन का इस्तेमाल करता है तो हम इसको ईरान के अगेंस्ट, तो हम उसके अगेंस्ट एक न्यूक्लियर ऑप्शन का भी इस्तेमाल करेंगे। हम्म। तो ये चीज साफ है अमेरिका को कि इट इज अ टू डबल साइडेड वेपन, डबल एज्ड वेपन जैसे हम बोलते हैं उसको, कि अगर आप उसको वार करेंगे तो रशिया भी एक ताकत अपना रखता है कि आपके ऊपर वो वार करेगा। और फिर एक्चुअली क्या होगा कि इजराइल बहुत वनरेबल हो जाता है। हम्म। आज अगर आप स्टडी करें, जो इनके पास मिसाइल्स है ईरान के पास, खुरम शेर 4 इनकी सबसे एडवांस्ड मिसाइल है, जो इसको आराम से इसको पहुंच सकती है इसराइल। और उसके एक न्यूक्लियर वॉरहेड भी वो कैरी कर सकती है। और एक चीज़ और आपको ध्यान इसको रखनी पड़ेगी कि जब हम बोलते हैं कि ईरान के पास 60% एनरिच्ड जी। यूरेनियम है, हम्म। तो आप मान के चलिए कि वो 60% से भी आप एक न्यूक्लियर वॉरहेड बना सकते हैं। तो ये कोई इसको जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियर वॉरहेड आपको 80%, 85% एनरिच्ड आपको यूरेनियम में चाहिए। 60% से भी आपका न्यूक्लियर वॉरहेड आपका तैयार हो सकता है। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये भी बताती है, दो इट इज नॉट कंफर्म्ड, कि इसको ईरान के पास ऐसे कुछ न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और वो इसको इसराइल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसको मुझे लगता नहीं है कि ये ऑप्शन इस्तेमाल होगा। और क्यों नहीं लगता मुझे, देखिए आप पहले तो इस लड़ाई में आप ईरान के ऊपर जीत नहीं हासिल कर पाएंगे, बिकॉज जब तक आप बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं लेके जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे, आप ये जीत नहीं हासिल कर पाएंगे। बिकॉज हमने ये देख लिया कि एक 50 दिन की लड़ाई में भी, उससे पहले एक 12 दिन की लड़ाई में भी आपने क्या नुकसान कर लिया ईरान का। आपने जाता उनके ब्रिजेस उड़ा दिए, या उनके मिसाइल लॉन्चर्स, उनका एयर डिफेंस और उनका कमांड कंट्रोल वगैरह इस टाइप की चीज़ें आपने उसको गिरा दी। पर उनका जो मेन जो उनका जजीरा है वो एक्चुअली अंडरग्राउंड है। और इसको ईरान ये 20 साल से तैयारी कर रहा था, उसको पता था एक ना एक दिन, इसको 79 के बाद की बात है, उसको पता था एक ना एक दिन इस यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल हम्म। इस प्रकार से उसके ऊपर अटैक करेंगे। तो वो अपनी ठीक है। इसको तैयारी अपने कर रखी है। और इसीलिए एक कन्वेंशनल वॉर आप ईरान के साथ नहीं लड़ पाएंगे। और
जिस तरीके की वॉर ईरान एक्चुअली लड़ना चाहता है, उस तरीके की वॉर अगर अमेरिका लड़ रहा है आज की डेट में, उसमें उसको जीत हासिल नहीं हो सकती। आप इसको क्या बर्बादी कर देंगे ईरान की, मुझे बताइए। वो लोग तैयार है अपनी बर्बादी के लिए, और वो एब्सोल्युटली सर। बोलते हैं हाँ, तो वो एक्चुअली तैयार है, वो डर नहीं रहे आपसे। और सर डरते तो पहले हमले के बाद ही ईरान ने हाथ पैर जोड़ लिए होते। आप सोचिए सर कि लगातार रिटेलिएशन के बाद भी ईरान अडिग है। इतने सारे यहां पर अपने टॉप कमांडर्स को खोने के बाद भी ईरान डटा हुआ है। यही वजह है कि अब ट्रंप को लेकर नई रणनीति क्या वो बनाएंगे, इस पर चर्चा हो रही है। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। श्रुति मैम, आपसे मैं यही पूछना चाहती हूं कि जिस तरीके से जॉर्डन में थर्ड डिफेंस को निशाना बनाया गया, पहली बार B-1 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया, ये सब दिखा रहा है कि ट्रंप की सारी रणनीति वाकई फेल है। और अब वो सोच रहे हैं कि हो सकता है कि अब घुटने पर ईरान आए। ईरान ने ऑन द अदर हैंड फिर से कह दिया है कि हम झुकने वाले नहीं हैं और आप अटैक कीजिए, वापस से आप पर हम रिटेलिएट करेंगे। आप कैसे देख रही हैं? नमस्कार नमस्कार। को आपके दर्शकों को मुझे एक तो पहले हमें ना इस वॉर को 2026 का वॉर नहीं, 2025 से चलता हुआ कंटिन्यूस वॉर एक गिन लेना चाहिए। अगर हम 79 तक नहीं भी जाना चाहते हैं हाँ। तो एटलीस्ट ये करंट कॉन्फ्लिक्ट को हमें 25 से गिनना चाहिए, क्योंकि जहां पे ये न्यूक्लियर का क्वेश्चन पहली बार उठा था वो 25 में शुरू हुआ था। फिर इन्होंने एक ब्रेक लिया अपने अपने थोड़े मिलिट्री असेसमेंट और पोजिशनिंग करने के लिए, और उसके बाद अब ये दोबारा कंटिन्यू कर रहा है। इसके अंदर ट्रंप ने जल्दबाजी करी, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम भी आपकी तरह ही काफी पॉडकास्टर्स की बातें सुन रहे होते हैं, एक्सपर्ट्स की बातें सुन रहे होते हैं, और मैंने हाल ही में एक कॉन्वर्सेशन सुनी थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है उसने आपके इनके जो इन्होंने सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीट हेग्सेथ को जो इंफॉर्मेशन पास करी थी, उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली कहा था कि ये आपको अब कर लेना चाहिए। और उनकी रिकमेंडेशंस में एक ही बार खैर ट्रंप ने उनको ये बोला है कि पीट हेग्सेथ ने बोला था इसलिए मैंने कर दिया, तो पीट हेग्सेथ के कहने पे अपने सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस या अब सेक्रेटरी ऑफ वॉर जो है उनके कहने पे उन्होंने ये लड़ाई शुरू करी थी दूसरी बार। तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है उनको ये अच्छी तरह से पता था कि ईरान जो है ये पिछले 8 महीने में जो उसने पोजीशनिंग करी है वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है, और इसको या तो वो काउंटर अगर नहीं करेंगे तो आगे जाके वो इस पोजीशन में आ जाएगा कि आप उसको काउंटर नहीं कर पाएंगे। तो ये एक प्रिवेंटिव सॉर्ट ऑफ उन्होंने एक स्ट्राइक करी है अपनी प्रतिष्ठा रखने के लिए, इजराइल के बचाव के लिए। ये सारी बातें ट्रंप अपने अलग अलग इंटरव्यूज के अंदर एक एक बाइट के अंदर देते रहते हैं, और इसका मतलब ये है कि उनकी स्ट्रैटेजी थी ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी को रिड्यूस करना। वो कर चुके हैं। रजीम चेंज उनके लिए प्रेफरेबल मोड था, क्योंकि उससे फिर वो आने वाले समय में भी सेंट्रल एशिया को कंट्रोल कर सकते थे। वो नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वो ये भूल गए कि ईरान जो है वो आर्मी के दम पे पाकिस्तान की तरह नहीं चलता, या डेमोक्रेसी की तरह से इंडिया की तरह नहीं चलता। वो चलता है एक आइडियोलॉजी के ऊपर, और उस आइडियोलॉजी को आपको लोगों के दिमाग से निकालना बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको एक काउंटर 1 साल 10 साल 20 साल नहीं, कई सालों तक एक काउंटर ऑप्शन वहां पैदा करना पड़ेगा। वो नहीं कर पाए हैं। चाहे वो मसाबा अमीनी की डेथ को लेकर चाहे कितने प्रोटेस्ट क्यों ना हुए, वो भी दबा दिए गए थे, बहुत ब्रूटली दिए गए हैं। ये पिछले जितने अभी ये 4 महीने का युद्ध हो गया, 4-5 महीने का, ये 5 महीने के युद्ध में कितने उन्होंने एग्जीक्यूशंस कर दिए हैं। हर बार वो ट्रंप के कहने पे एक आधे एग्जीक्यूशन रोकते, फिर हफ्ते भर बाद जब इन लोगों की दोबारा से झड़प शुरू हो जाती है फिर एग्जीक्यूशन शुरू हो जाते हैं। तो जितने प्रोटेस्टर्स, जितने डिसेंटर्स को वो मानते हैं, जितनों को वो मोसाद एजेंट मानते हैं, उन सबको वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। वहां पे प्रेस फ्रीडम का इंडेक्स क्या है ये तो मैं नहीं जानती, पर मैं ये जरूर जानती हूँ कि ये इंफॉर्मेशन बाहर तक आने में बिल्कुल डाइल्यूट हो चुकी होती है। तो ईरान जो है आइडियोलॉजी बेस्ड नेशन है, वो अपनी आइडियोलॉजी को डाइल्यूट भी नहीं होने दे रहा है और डाइवर्ट भी नहीं होने दे रहा है। तो ट्रंप की स्ट्रैटेजी ये सोचना कि मैंने मिलिट्री पॉइंट्स ऑफ जो है वो अकम्प्लिश कर लिए, नेवी खत्म कर दी हमने, एयरफोर्स खत्म कर दी, वो कुछ नहीं कर पा रहे। उनको रीएनफोर्समेंट्स अभी भी चाइना और रशिया की तरफ से आ रहे हैं, उनको पॉलिटिकल सपोर्ट यूएन में अभी भी चाइना रशिया की तरफ से आ रहा है, और अंदर जो उनके जो डिसेंट पैदा हो रही है वो उसको अभी भी कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो ईरान आज भी वही है जहां पहले था। कमजोर है, आर्थिक रूप से भी कमजोर हो सकता है, मिलिट्री रूप से भी कमजोर हो सकता है, पर आइडियोलॉजी के रूप से नहीं कमजोर हुआ है और डिक्टेटरशिप के रूप से नहीं कमजोर हुआ है। तो ट्रंप ने क्या सोचा, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि आइडियोलॉजिकल रूप से ईरान कमजोर अभी भी नहीं है। आप बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं जाऊंगी।
तो जो आइडियोलॉजी जो है वो अभी भी चल रही है, और मुझे लगता है इसको पलटना उनके हक, वो कर ही नहीं पाएंगे। उनको भी पता है, जैसे सर ने कहा, बूट्स ऑन ग्राउंड आप डाल देंगे, उसके बाद उनको लड़ने के लिए तो वो कॉमन लोग ही आएंगे ना, जो आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। जी। वहां पे कोई गनमैन आके नहीं लड़ने वाला है, वहां के लोकल ही आपको आपके लड़ेंगे। फिर आप उसको आप कहाँ तक कंट्रोल करेंगे? कितने दिन तक कितनी स्ट्रांग प्रेजेंस आपको उस तरह की टेरेन के अंदर बना के रखनी पड़ेगी कि ट्रंप जो है वो उस एरिया को कंट्रोल कर पाए? तो और ये अभी क्या ये feasible मानती option है कि नहीं है अब ट्रंप ट्रंप के की लिए। जो स्थिति है, श्रुति जी, अब ट्रंप की जो स्थिति है, अब लास्ट ऑप्शन यही बच रहा है कि आप वहां पर सिविलियंस पर अटैक कीजिए, क्योंकि ना आपने रिजीम चेंज किया, ना आपने मुस्तफा खामनेई का कुछ बिगाड़ा, और अभी भी आर्थिक रूप से आपने बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया दर्शकों को कि सब कुछ लूट चुका है ईरान का, उसके बावजूद भी ट्रंप के सामने ईरान डटा हुआ है, राइट? मेरा देखिए मानना जरूर ये है कि अक्टूबर से पहले पहले अभी ये जो अगला जो 1.5 महीना है, हम इसमें बहुत सारे पटाखे फटते देखेंगे, क्योंकि है। अक्टूबर में नेतन्याहू का इलेक्शन है, नवंबर में ट्रंप का मिड टर्म्स है। इससे पहले इन्हें कोई एक बड़ी विक्ट्री अचीव करके दिखानी होगी ईरान के रूप में, क्योंकि ये चीज उन दोनों के सपोर्टर्स को पसंद नहीं आ रही है। इस वक्त जो ईरान का रिटोरिक हम इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी देख रहे हैं और लोकल न्यूज में भी उन देशों के जो पढ़ रहे हैं, तो ये चाहते जरूर हैं कि एक बड़ा सा कोई धमाका हो, कोई बड़ा सा कोई रिप्रेजेंटेशन हो, जिससे वो अपनी अपने वोटर्स को वू कर सके और वापस पावर या सत्ता के अंदर अपना जो है वजूद बनाए रखे। तो ठीक ये है। अक्टूबर तक तो मुझे लग रहा है कि कुछ एक बड़ा करने की कोशिश जरूर की जाएगी, और उसके अंदर इनको आज तक कभी इराक में कितने लोग मरे, कितने भागे, कोई फर्क पड़ा? सीरिया का कोई फर्क पड़ा? लेबनान का फर्क पड़ा? तो आज ईरान के लोगों को लेकर इनको कहां से फर्क पड़ जाएगा? बिल्कुल। ये अपनी सत्ता, चाहे वो विश्व अपने देश में हो, चाहे वो विश्व में हो, वो उसी को बचाने में लगते हैं। तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये कैजुअलिटी नंबर्स इनके भी बढ़ेंगे और शायद सिविलियंस के भी बढ़ेंगे। ठीक है मैम, मैं आऊंगी आपके पास। मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर सर भी लगातार मौजूद हैं। सर, आपसे मैं यही जानना चाहूंगी, अगर बात की जाए तो पहले तो जेनजी को ट्रंप ने भड़काया, उसके बाद जेनजी जब सड़कों पर उतरी और आपने देखा होगा कि ईरान में प्रदर्शन हुए, आधे लोग खुश हुए अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत पर, लेकिन ऑन द अदर हैंड दूसरे दौर पर अब ईरान क्या आपको एकजुट नजर आ रहा है? आपको क्या सर लग रहा है कि एक बार फिर से क्या ट्रंप कोई वहां पर तीर छोड़ेंगे और वहां के जेनजी सड़कों पर उतरेंगे? इज दिस पॉसिबल? अब देखिए, अगर आप इसको ईरान को एक्चुअली फॉलो कर रहे होते थे, पिछले 10 साल की बात मैं कर सकता हूँ। हाँ, हाँ। तो ये देर वॉज अ ग्रोइंग, ये जो अनरेस्ट, जो आपकी पॉपुलेशन जो आपने जेनजी बताया है, बिकॉज ईरान दो कैटेगरीज में बटा हुआ है। एक तो उसका रूरल एरियाज है, एक जी। उसका अर्बन एरियाज है। अब जो आपकी अर्बन पॉपुलेशन है, खासतौर पे जेनजी, वो सऊदी अरेबिया की तरफ देखती है, यूएई की तरफ देखती है कि भाई उसको वहाँ पे लोग इस तरीके से ओपननेस में रहते हैं, और हम अभी भी बुरके में हैं, और वो शरीयत लॉज और इस टाइप का एक एक वातावरण है, तो वो उसको रिजेंट करते हैं, और इसीलिए बार बार वो लोग सड़कों पे आ गए। दूसरा, इसको मोसाद की काफ़ी इन्फिल्ट्रेशन रही है ईरान में, और ईरान में भी तकरीबन 2 से 3 लाख ज्यूज रहते हैं हु आर सिटीजन्स ऑफ ईरान। तो वो भी एक फैक्टर होता है जब एक आपको एक एक इंटरनल रेबिलियन अगर आपको क्रिएट करनी पड़ती है, तो बाहर की ताकतें भी इसमें आपको पैसा लगाती हैं और इसको चीज़ें आपको इसको रखती हैं, तो ये आपका एक इंटरनल रेबिलियन भी उसको इसको तूल मिलता है। तो ये अब की जो बात है, अब एक्चुअली क्या होता है, एक देश के ऊपर अगर आप गोले बम ऐसी चीज़ें बरसाएंगे, उनके स्कूल में आप 150 बच्चों को मार देंगे, तो इसको क्या वो आपके दोस्त कहलाएंगे आने वाले वक्त में भी? अगर आप चाहेंगे भी उनको पैसा देना और एक बगावत करना, वो नहीं करेंगे। हाँ। और इसलिए आज वो एक जज्बा जो ईरान में दिखाई दे रहा है, वो पहले नहीं दिखाई दे रहा था। और मैं काफ़ी ईरानियन से बात यूँ करता हूँ, मेरे साथ जुड़े हुए हैं टीवी चैनल्स में और इसको बाकी प्लेटफॉर्म्स पे, तो वो चीज़ बहुत साफ है कि इसको ईरान की जो एक डिफरेंसेस थे, जो उनके दरार थी उसको पॉपुलेशन के बीच में, वो अभी दिखाई नहीं दे रही है, बिकॉज अभी एक ही दुश्मन दिखाई दे रहा है या दो दुश्मन दिखाई दे रहे हैं, इजराइल। ठीक है सर, मैं माफी चाहूंगी, बीच में ही आपको टोक रही हूँ। समय मुझे इतने की ही इजाजत दे रहा है। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए।